नमस्कार साथियों, वेदा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यह आज हमारी 5वीं क्लास होगी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे AICTE और रूसा यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चीज़ें हैं बहुत ही कम मिलेंगी आपको। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज़ है रूसा। ये जो रूसा है यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या नेशनल हायर एजुकेशन मिशन। इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं दो चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। क्योंकि चीज़ें छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए हमने एक साथ दो चीज़ों को रख लिया है। आपको ये PDF टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है आगे। और इसके पहले हमारी 4 क्लासेस हैं, वो हो चुकी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। वो क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। सारी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा सारी चीज़ों का। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है आज का AICTE का जो पहला टॉपिक है। तो जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, भारत में जो तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ, यह 19वीं शताब्दी की शुरुआत से माना जाता है, जब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। और यह जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है, यह 1904 में गठित किया गया था। और यह भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इसके बारे में हमने जब पहला लेक्चर पढ़ा था तो पहले लेक्चर में भी इसको हमने पढ़ा। फिर थर्ड लेक्चर में जब हम UGC पढ़ रहे थे तो भी इसका जिक्र आया था। और आज पुनः एक बार फिर से इसका जिक्र आ रहा है। तो यह आपका जो आयोग है, यह MCQ के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह जो आयोग बना था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग था, इसी के अकॉर्डिंग, इसी की हेल्प से या यहीं से जो आपकी तकनीकी शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है भारत में। और यह जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग था, आपको यह बताना है कि यह किस समिति की सिफारिश के आधार पर इस आयोग का गठन किया गया था। तो इस तकनीकी शिक्षा के विकास में 1945 में एक नई परिषद का गठन किया गया, जिसे कहा गया AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और यह जो 1945 में, नवंबर 1945 में AICTE का गठन किया गया था, यह तकनीकी शिक्षा के शीर्षस्थ सलाहकारी निकाय के रूप में इसका गठन किया गया था, यानी कि एडवाइजरी बॉडी के रूप में इसका गठन किया गया था। और यह जो गठन था, AICTE का गठन था, यह 1943 में एक समिति गठित की गई थी, जिसका नाम था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। इस समिति में कुछ उप समितियाँ थीं, जिसमें एक तकनीकी शिक्षा समिति थी। और इसी तकनीकी शिक्षा समिति के सिफारिश पर इसका गठन नवंबर 1945 में किया गया था। तो यहाँ से तो दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कब गठन किया गया था, जो कि आपको पता होगा या लगभग सभी को पता होगा कि नवंबर 1945 में इसका अस्तित्व आया या पहली बार इसको गठित किया गया। लेकिन यदि आपसे पूछे कि किस संस्था या किसके सिफारिश पर इसका गठन किया गया, तो 1943 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, जिसके सिफारिश पर AICTE का गठन किया गया था। जो AICTE है, इसमें विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक और प्रबंधन के इसमें विषय आते हैं। और इसमें साथ ही साथ में होटल मैनेजमेंट के या फार्मेसी के जितने भी कोर्सेस आते हैं, वो AICTE के द्वारा चलाए जाते हैं। AICTE को जब आवश्यकता पड़ी, यानी कि इसको यह सोचा गया कि इसको एक सांविधिक दर्जा या स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको स्थापित किया जाए, तो संसद के द्वारा 1987 में, 1987 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 पारित किया गया। और इस अधिनियम के माध्यम से मार्च 1988 में AICTE को सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि यहाँ से प्रश्न क्या पूछ सकता है कि यह पूछ सकता है कि AICTE को सांविधिक दर्जा कब दिया गया, यानी कि स्टैट्यूटरी जो इसका बॉडी है वह इसको कब मिला। तो यह तो आपका 1987 के एक्ट के माध्यम से इसको मिल गया था। लेकिन
यह एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना अगर पूछे, यदि सिर्फ स्थापना पूछे या अस्तित्व पूछेगा तो आप 1945 बताएंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछता है कि एआईसीटी की स्थापना सांविधिक निकाय के रूप में कब की गई थी, तो मार्च 1988 में सांविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। एआईसीटी के क्षेत्रीय कार्यालय पूछ सकता है कि एआईसीटी के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, बेंगलोर, चंडीगढ़ और हैदराबाद में है। शुरुआत में इसके 3 थे, जो 3 क्षेत्रीय कार्यालय थे भोपाल, बेंगलोर और चंडीगढ़ में थे, जिन्हें 1994 में 1994 में बनाया गया था। जो इसका चौथा रीजनल ऑफिस था वह हैदराबाद में स्थित है और इस हैदराबाद वाले रीजनल ऑफिस को मार्च 2007 में स्थापित किया गया। एआईसीटी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है अनिल डी सहस्रबुद्धे, ये इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसकी यदि हम एआईसीटी अधिनियम 1987 की बात करें तो एआईसीटीई अधिनियम 1987 में कुल 6 अध्याय और 25 धाराएं हैं। तो इन सभी में हमें सारी चीज़ें नहीं याद करनी है, ना ही सारी चीज़ें पढ़नी है, हमें बस कुछ मेन चीज़ें याद करनी है और पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका पहला अध्याय है उसमें आपकी परिभाषा बताई गई है, आपकी जो इसका निगमन वगैरह बताए जाते हैं कि कब होगा, क्या परिभाषाएं हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अध्याय 2 में आपका आता है धारा 3। अध्याय 2 की धारा 3 के तहत इसका गठन किया जाता है, यानी कि एआईसीटी की स्थापना जो मार्च 1988 में इसको स्थापित किया गया था वह किसके, एआईसीटी अधिनियम 1987 की धारा 3(1) के तहत मार्च 1988 में इसको सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। धारा 4 बताती है इसकी संगठन और संरचना के बारे में। तो एआईसीटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव सहित कुल 21 मेंबर होते हैं। इसमें यह एक 21 सदस्यीय संस्था होती है जो कि इसके सभी जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव हैं, वो सारे के सारे केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। धारा 10 में एआईसीटी के कार्य और शक्तियां दिए गए हैं। जैसा कि अभी आपने देखा पीछे कि जो एआईसीटी होता है इसमें इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट आदि सारे कोर्सेज इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो धारा 10 के अंतर्गत यह उन सभी के मानकों का निर्धारण करती है, उन सभी के क्रियान्वयन का निर्धारण करती है, यानी कि जो आपके उनके कोर्सेस होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, उनकी मार्किंग होती है, उनकी जांच विषय होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, शिक्षण पद्धतियां होती हैं, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सभी के बारे में धारा 10 के द्वारा इनके कार्य और शक्तियां बताई गई हैं, इनके मानकों का निर्धारण किया जाता है। धारा 10 के द्वारा यह एआईसीटी के पास अधिकार और शक्तियाँ हैं। धारा 11 में निरीक्षण बताया गया है कि कभी भी किसी भी संस्थान का या विश्वविद्यालय का एआईसीटी के द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। अगला है धारा 15 में केंद्र सरकार से संदाय, जो भी केंद्र सरकार से संदाय अनुदान प्राप्त होते हैं वह धारा 15 के द्वारा एआईसीटी को प्राप्त होते हैं। धारा 17 के द्वारा एआईसीटी अपना एक स्वयं का बजट निर्धारित करता है और स्वयं का बजट बनाता है। धारा 18 में वार्षिक रिपोर्ट होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी जाती है एआईसीटी के द्वारा, और यह जो एआईसीटी की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है तो इस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट संसद के दोनों सदनों के मध्य समक्ष रखवाती है। धारा 22 में नियम बनाने की यानी कि रूल्स बनाने की शक्ति है इसके, और धारा 23 में विनियमन यानी कि रेगुलेशंस। धारा 22 में रूल्स और धारा 23 में रेगुलेशंस बनाने की शक्ति एआईसीटी को दी जाती है। अब इसके आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। जो रूसा है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है जो कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की जाती है, और इसमें जो आपकी पहले आता है स्कूली शिक्षा, तो स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और उसी प्रकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की शुरुआत की जाती है, और यह 4 अक्टूबर 2013 को इस अभियान की शुरुआत की जाती है। जो यह अभियान यानी कि जो रूसा अभियान है यह सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को वित्त पोषित करने के लिए यह अभियान चलाया जाता है, यानी कि वित्त पोषण के माध्यम से वहाँ पर यह सभी विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में
अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करना, वहाँ पर फैकल्टीज़ की व्यवस्था करना, फैकल्टीज़ की जो नियुक्ति होती है उसके माध्यम से वहाँ के जो शिक्षण कार्य है उसको सुचारू रूप से अच्छा बनाना। तो ये सारी चीज़ें उच्चतर शिक्षा अभियान में आती हैं। इस अभियान के तहत रोजगार सृजन में सहायक कौशल विकास गतिविधियों पर जोर देने हेतु विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट होता है उसको उस स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पर खास ध्यान रखा जाता है। अगला है यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इस अभियान के तहत केंद्रीय वित्त पोषण में केंद्र व सामान्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की हिस्सेदारी 65:35 होगी। यानी कि जो आपके जो सामान्य राज्य हैं, जैसे आपके इधर उत्तर भारत के राज्य हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र है, इस तरह के जितने भी आपके राज्य हैं उनमें जो हिस्सेदारी होगी वह 65:35 रेशो में होगी। और साथ ही जो भी संघ शासित क्षेत्र हैं वहाँ भी इसी रेशो में यहाँ पर वित्त पोषण किया जाएगा। लेकिन विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए, जैसे कि आपके पूर्वोत्तर या पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब तरह की जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनमें 90:10 का रेशो दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो रूसा के अध्यक्ष होते हैं वह शिक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष को ही इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है या बनाया जाता है। सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की जो योजना है इसको 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है और इसमें जो 12,929 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल किया गया है। और इस 12,929 करोड़ रुपए में केंद्र सरकार 8,120.97 करोड़ देगी और सभी अन्य राज्य मिलकर 4,808.19 करोड़ रुपए देंगे। और यह उच्च शिक्षा के लिए लगभग 1600 परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए यह जो आपका किया गया है, यह अनुदान की मंजूरी दी गई है। लेकिन आपको यह लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही यहाँ से प्रश्न बनेगा। आपसे जो स्टैटिक जीके है तो यह यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, और इसका क्रियान्वयन कब से हुई और शुरुआत कब से हुई उससे प्रश्न बन सकता है। और करंट में यहाँ पर आपका प्रश्न आएगा कि इसको कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो 31 मार्च 2026 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, और जिसके लिए 12,929.16 करोड़ की कुल राशि प्रस्तावित की गई है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 8,120.97 करोड़ और सभी राज्यों का हिस्सा 4,808.19 करोड़ होगा। इसमें जो रूसा की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो रूसा की जो महत्वपूर्ण विशेषताओं में संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, प्रत्यायन यानी कि जो भी रैंकिंग होती है उसी गुणवत्ता को सुधारने के लिए वहाँ पर सहायता करना या कार्य ढांचे के रूप में उसको अंगीकार करना, राज्य स्तर पर योजना की मॉनिटरिंग के लिए सांस्थानिक ढांचे का निर्माण करना, यानी कि जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए एक विशेष विभाग का गठन करना, ये एक विशेष समिति का विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में गठित करके उनको स्वायत्तता देकर प्रोत्साहित करना, ये है रूसा की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता युक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यानी कि जो भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं उनमें सभी स्ट्रीम्स के कोर्सेज अवेलेबल हो सकें, सभी जो स्टूडेंट्स हैं या जो सभी छात्र हैं उनके लिए सुचारू रूप से फैकल्टीज़ अवेलेबल हो सकें, यानी कि यहाँ पर यदि फैकल्टीज़ अवेलेबल हो सकें तो उनके लिए फैकल्टीज़ को किस तरह से शिक्षण पद्धति आनी चाहिए, उनकी शिक्षण पद्धति के लिए फैकल्टीज़ के ट्रेनिंग के लिए जिससे कि सही से पठन पाठन का कार्य हो सके। उच्च शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना, यानी कि रिसर्च और अनुसंधान, जो भी रिसर्च वाले टॉपिक्स होते हैं या रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना कि हमें रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए, नवाचार पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करना, यानी कि हर साल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बढ़ोतरी होती जाती है, तो उसी रेशो में सीटें जो होती हैं उनको बढ़ाना, ये सारी चीज़ें रूसा के कुछ विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। हालांकि रूसा की बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन ये कुछ मुख्य विशेषताएं यहाँ पर दी गई थी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।